हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल संगति में। हाँ, सिविल संगति में, क्योंकि इसके पहले मैं बोला करता था नीलेश जीएस क्लासेस, इसलिए मैंने इसका नाम चेंज करके सिविल संगति रख दिया है। इसका कारण है कि जब हमारा चैनल बड़ा हो जाएगा तो वह किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम से ना जाना जाए, इसके लिए कि वह एक जब आगे चलकर कोई कोचिंग संस्थान होगा या फिर जब हमारा चैनल बड़ा हो जाएगा तो वह किसी व्यक्ति विशेष के ना जाना जाए, तो इसीलिए उसका चैनल का नाम चेंज हमने कर दिया और रख दिया है हमने सिविल संगति। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नाम कैसा लगा। ठीक है, लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा बजट का रहने वाला है, जो कि तीसरा लेक्चर रहेगा और आखिरी लेक्चर रहेगा। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, ठीक है? पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर को आप सभी लोगों ने बहुत-बहुत प्यार दिया। आप सभी लोगों ने उसको बहुत देखा, ठीक है? तो आप सभी लोगों का उसका शुक्रिया, ठीक है? हम अपने लेक्चर के आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं नए पॉइंट से। पहला पॉइंट है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। तो जल जीवन मिशन के तहत हमने हर घर जल का संकल्प लिया था। इसमें क्या करना था हमें कि जितने भी हमारे ग्रामीण परिवार के गांव हैं, उन्हें हमें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था, यानी कि पीने का पानी उपलब्ध कराना था। तो ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है इसके अंतर्गत। अब तक इसमें क्या प्रगति हुई? तो आपसे पूछ सकता है इसमें कि अब तक कितने 24,411 ग्राम, कितने याद रखना है, 24,411 गांव में को हर घर जल घोषित किया, यानी कि यहाँ इतने घरों में पीने का पानी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो चुका है, ठीक है? इसके अलावा बात करें तो 5,75,000 हैंडपंपों के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराया गया, यानी कि यहाँ पे हैंडपंप भी लगाए गए, कितने 5,75,000, ठीक है? इतनी आपको याद रखना है। इसके बाद सीधा प्रश्न बनेगा आपका ईयर के साथ में कि वित्तीय वर्ष 25-26 में, इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न बनेगा कि वित्तीय वर्ष 25-26 में 4,93,000 से अधिक घरेलू कनेक्शन नल कनेक्शन दिए गए। तो ये संख्या आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है? इसके बाद हम आगे बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर मॉडल पर 100 के मेगावाट की कितनी 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। तो प्रश्न आपसे बन सकता है पेपर में कि मध्य प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत निजी भागीदारी के अंतर्गत के मॉडल पर कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है? तो कितना 100 मेगावाट, ये संख्या आपको याद रखनी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। फिर है जो हमारे नलकूप थे, तो इनके संरक्षण के लिए कितने हमने 104 करोड़, ठीक है? याद रखोगे कि जो नलकूप थे हमारे, इनके संरक्षण के लिए 104 करोड़। जो ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत कितने हमने 165 करोड़। पेयजल जो योजनाएं हैं, इनका जल निगम द्वारा क्रियान्वयन योजना के लिए कितने 53 करोड़। सिंचाई एवं पेयजल योजना के तहत सौर ऊर्जाकरण के लिए कितना 156 करोड़। और जल जीवन मिशन के लिए कितने 4,454 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। तो आपको सिर्फ रीड कर लेना है, बहुत कठिन प्रश्न बनेगा तब जाके बजट आपसे पूछा जाएगा, ये आंकड़े, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है ये वाला कि जो हमारा अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह है और सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह है, इनके बारे में बताया गया है कि 660, तो ये आपको मेगावाट याद रखना है कि 660 मेगावाट की क्षमता की एक-एक यूनिट, यानी कि एक 660 मेगावाट की अमरकंटक में और एक 600 मेगावाट की सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह में यूनिट स्थापित की जा रही है, यानी कि इकाई स्थापित की जा रही है। तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद इन परियोजना का जो टोटल बजट रहेगा, वित्तीय आकार रहेगा, वो कितना रहने वाला है 23,000 करोड़, ठीक है? तो 23,000 करोड़ इनका बजट रहने वाला है, ठीक है? इतना याद रख लोगे। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैं इसके पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि 2030 तक, कब तक 2030 तक जो हमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, जो हमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, इसको कितना प्राप्त करना है? तो 500 गीगावाट, ये याद रखना है, यहाँ पे गीगावाट है। तो कितना कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है वो हमें कितना 500 गीगावाट अचीव करनी है, ठीक है? तो ये हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है, ठीक है? याद रख लोगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में क्या हुआ इसके लिए?
तो 170 मेगावाट क्षमता की नीमच सोलर परियोजना चालू की गई। ठीक है, 170 मेगावाट की नीमच सोलर परियोजना चालू की गई। यहाँ पर कितने ₹2.15 पर यूनिट की प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त हुई, यानी कि जो लगभग मार्केट में रेट चलती है कि ₹10 बिजली पर यूनिट, तो यहाँ पर घट के वो कितनी हो गई है, ₹2.15 यूनिट यहाँ पे रेट रखी गई है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा, सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना। कौन सी? सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना। इसके अंतर्गत कितना 4000 मेगावाट की सोलर परियोजना चिन्हित की गई। तो प्रश्न सीधा आपसे प्रश्न एग्जाम में बनेगा कि सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के अंतर्गत कितने मेगावाट की सोलर परियोजना चिन्हित की गई। तो कितना याद रखना है आपको? 4000 मेगावाट याद रख लेना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, शासकीय भवन हैं, इनके ऊपर जो सोलर रूफटॉप लगाते हैं हम, तो समस्त जो शासकीय भवन हैं पर विकासक के माध्यम से रूफटॉप सौर परियोजना प्रचलित है। राज्य में निरंतर स्वच्छ ऊर्जा बनी रहे, 24 घंटे बनी रहे, इसके लिए फ्लैट ब्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति परियोजना प्रस्तावित है, जो विश्व की अपनी पहली तरह की परियोजना है। तो आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जो आपका एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी जो आपका सेक्टर है, इसमें 26-27 के लिए 34,065 करोड़ का प्रावधान है। तो आपका एक प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश बजट 2026-27 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ का बजट का प्रावधान है। तो कितना याद रखना है आपको? 34,065 करोड़ के बजट का प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर केंद्र सरकार ने इस बार बजट में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने का प्रोत्साहन का प्रावधान रखा है। तो आपको इसको रीड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। क्या? कि जो हमारा मध्य प्रदेश का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड शीघ्र ही एनएसई जो है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। तो मध्य प्रदेश का तो नाम पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का जो पहला आपका सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है, उस वह एनएसई में जो है हमारा, वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में लिस्ट होगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर आगे बात करें कि जो बजट 26-27 है, इसमें नर्मदा बेसिन जो प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड है, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी है, सड़क विकास निगम है, मेट्रो रेल है और भी अन्य संस्थान हैं। इनके माध्यम से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो लगभग इन्होंने कितना बताया है? तो कितना बताया है? 17,350 करोड़। तो इन सभी के माध्यम से जो मध्य प्रदेश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो बताया है 17,350 करोड़। ये संख्या आपको याद रखनी है। तो प्रदेश के इतिहास में पहली बार जो इफेक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वह 1 लाख करोड़ से क्या अधिक होगा। ठीक है, तो ये आपका रीड कर लेना है। इसके बाद आगे बात करें तो 3 वर्ष मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, उनको रीड करके चलना है कि 2025 को क्या घोषित किया था हमने? उद्योग और रोजगार वर्ष। 2026 को हमने क्या किया था घोषित? 2026 को हमने क्या घोषित किया था? किसान कल्याण वर्ष। और अभी-अभी न्यूज़ में आया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2027 को युवा वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो यह प्रश्न जो आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न के रूप में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में जो लास्ट 2 ईयर्स हैं, इनमें बहुत सारे सेक्टर से कुल कितने करोड़ का निवेश प्रस्ताव हुआ है? तो 33 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिनमें 8,63,000 करोड़ के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। तो ये जो 33 लाख करोड़ है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद कुछ नीतियां बता रहा हूं, इनके आपको वर्ष याद रखना है। सरल प्रश्न आया है तो आपको सीधा वर्ष पूछ लेगा कि यह नीति किस वर्ष की है। तो क्या है कि मध्य प्रदेश में जो एमएसएमई विकास नीति है, वो 2025 की है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? इसको तो आपको 7 नंबर के हिसाब से मेंस के लिए भी तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपका एमएसएमई जो है मुख्य परीक्षा में भी लिखा हुआ है। तो आपको इसको मेंस के स्वरूप में भी तैयार कर लेना है। तो क्या याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश की जो एमएसएमई विकास नीति है, वो कब की है? 2025 की है। मध्य प्रदेश एमएसएमई औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन तथा प्रबंधन नियम कब का है? 2025 का है। औद्योगिक संवर्धन नीति भी कब की है? 2025 की है। तो एमएसएमई विकास नीति 2025, उद्योग संवर्धन नीति 2025, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बात करें हम, तो फिर क्या है
कि मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति जो है वो भी 2025 की है, ठीक है। एवं मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति 2025 की है। तो ये दोनों हो गई, एक तो लॉजिस्टिक नीति 2025, दूसरी हो जाएगी आपकी मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति 2025, ठीक है, याद रखना। अगली है कि मध्य प्रदेश को अंतरिक्ष विज्ञान में नवीन क्षेत्र में ले जाने के लिए मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। तो स्पेस टेक नीति जो है आपकी कब की हो जाएगी, 2026 की हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 19,300 एकड़ भूमि पर कितने 48 औद्योगिक पार्क विकसित करने की जो कार्यवाही है वो चल रही है। कितनी 19,300 एकड़ भूमि पर 48 औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना चल रही है, जिनमें 5 आईटी पार्क हो जाएंगे हमारे, प्लग एंड प्ले पार्क इंदौर हो जाएगा, फ्लैटेड इंडस्ट्रीज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मंडीदीप जो रायसेन में वो हो जाएगा। फिर 2360 करोड़ की लागत से इंदौर पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना का विकास होगा, जो उद्योग और निवेश को गति देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल सकता है कि इंदौर पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना है, इसका बजट कितना है, इसकी लागत कितनी है, तो कितनी याद रखनी है आपको 2360 करोड़, ठीक है। कितनी 2360 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ये हो गया इकोनॉमिक कॉरिडोर। फिर है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। तो कौन, दिल्ली से जो नागपुर के लिए है, तो दिल्ली नागपुर औद्योगिक जो कॉरिडोर है, इसके अंतर्गत हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसमें उद्योग को गति मिलेगी, उद्योगों का विकास होगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से 1500 एकड़ से अधिक भूमि पर सागर के औद्योगिक क्षेत्र मसबाही ग्रंट के लिए विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई। तो यहाँ पे आपको प्रश्न बन सकता है कि मसबाही ग्रंट के लिए विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज जो है किस जिले को घोषित किया गया, तो किसको याद रखना है आपको, सागर के लिए। उसके बाद अभी जब मैं न्यूज पढ़ रहा था कुछ समय पहले, तो जो ग्वालियर है, तो जो बजट में लिखा हुआ है, जैसा तो बजट में क्या होता लिखा रहता है कि जो हम आगे चीज करने वाले हैं तो उसको सरकार इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। तो बजट में लिखा हुआ है कि देश का टेलीकॉम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को टेलीकॉम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्वालियर में टीएमजेड यानी कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना की दिशा में कार्यवाही प्रचलित है, ठीक है, यानी कि चल रही है। तो ये वर्तमान में लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला दूरसंचार मतलब मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी कि विनिर्माण जोन जो है वो स्थापित किया गया है। तो आपको याद रखना है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि मध्य प्रदेश में 23 लाख से अधिक एमएसएमई एवं लघु उद्योग, आपके मध्य प्रदेश में 23 लाख से अधिक जो सूक्ष्म है वो लघु उद्योग पंजीकृत हैं, जिनमें 4,50,000 जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो है, लगभग 36 लाख इनसे रोजगार सृजित होता है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा, विगत 2 वर्षों में जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, उसमें 16,491 युवाओं को 1,134 करोड़ की ऋण राशि वितरण की गई, ठीक है। तो जब आप मुख्य परीक्षा में इन योजनाओं को लिखते हैं 7 नंबर में, तो इन आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं आप। इसके बाद आगे बढ़े, तो जो 6,670 स्टार्टअप हैं में महिलाओं द्वारा संचालित 3,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, यानी कि लगभग जो 6670 स्टार्टअप हैं उनमें महिलाओं के स्टार्टअप कितने हैं, 3,000 से अधिक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा आपको कि जो ओडीओपी है, एक जिला एक उत्पाद है, इसके अंतर्गत ग्वालियर को किसके लिए, मिंट स्टोन के लिए, ठीक है। तो ग्वालियर को किसके लिए, मिंट स्टोन के लिए। और छतरपुर की जो वुडन है उसके फर्नीचर के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो याद रखना कि ग्वालियर के लिए क्या, मिंट स्टोन, और छतरपुर के लिए क्या, लकड़ी का फर्नीचर, ठीक है, याद रख लोगे। इसके बाद आगे बात करें तो मध्य प्रदेश में निवेश और औद्योगिकरण के लिए 5,957 करोड़ के बजट का प्रावधान है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें में, तो स्वास्थ्य जो है वो मानव की सबसे बड़ी पूंजी है, तो आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ठीक है। आगे बढ़े। जो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पहल वाले यानी कि जितनी भी डिजिटल स्वास्थ्य पहलें होती हैं
उनमें मध्य प्रदेश हमारा अग्रणी देशों में शामिल है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना की बात करें तो कितने 55 जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, 158 सिविल हॉस्पिटल हैं, 348 सीएचओ हैं यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, सीएचसी हैं, और 1442 हमारे पीएचसी हैं यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, और 10,256 उप स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 48,000 बेड हैं। ठीक है, इतने याद रख लोगे। उसके बाद आपको एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि मध्य प्रदेश के किन नए जिलों में चिकित्सालयों की स्थापना की जा रही है। तो कितनी, जो हमारा नया जिला बना था मैहर, मऊगंज और पांडुर्ना, तो इन तीनों में जो नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं इनकी स्थापना का काम चल रहा है। ठीक है, याद रख लोगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगा कि मध्य प्रदेश में पहली बार उच्च जोखिम वाले दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत जो गर्भवती हमारी महिलाएं हैं इनके लिए स्वास्थ्य संस्थाओं में 228 बर्थ वेटिंग रूम स्थापित किए गए। तो इसको याद रखना है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है। ठीक है, क्या कि बर्थ वेटिंग रूम स्थापित किए गए। कितनी संख्या याद रखनी है आपको, 228। ठीक है, अब बात करें हम लास्ट के 2 ईयर की, तो जो लास्ट के 2 साल हैं इनमें मध्य प्रदेश में कितने 5 नए जो शासकीय चिकित्सा कॉलेज हैं वो प्रारंभ किए गए। ठीक है, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में जो एमबीबीएस का पाठ्यक्रम है इसकी 2,275 सीट्स थी, इसको बढ़कर कितनी हो गई हैं 2,850 सीट। पीजी के लिए बात करें तो 1,262 सीट थी जो बढ़कर हो गई हैं कितनी 1,468 सीट। ठीक है, रीड कर लेना सामान्य है। इंदौर, रीवा और सतना के चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन किया गया के साथ भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नत चिकित्साओं सेवाओं की व्यवस्था की गई। इतना कुछ खास नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, प्रश्न तो ये बनेगा, मैं इकोनॉमी सर्वे में बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर कौन 3 जगह, धार, बैतूल और पन्ना, कितने धार, बैतूल और पन्ना, इन 3 जगहों में नवीन जो चिकित्सालय हैं इनके लिए अनुबंध स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तथा जो 9 चिकित्सा महाविद्यालय जिनमें भिंड, मुरैना, खरगोन, अशोकनगर, गुना, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी, शाजापुर, इनमें प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो पीपीपी के आधार पर तो आप 3 याद रख लो, धार, बैतूल और आपका पन्ना। ठीक है, फिर है जो लोक स्वास्थ्य संवर्ग है इसमें चिकित्सकों के लिए कितने 3,800 पद, 850 पद थे इसमें, और नर्सिंग अधिकारियों के कितने 1,256 पदों पर भर्ती जो है उसका काम चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें 4,46,00,000 कितने 4,46,00,000 से अधिक कार्ड जारी किए गए। इसी प्रकार 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों हेतु आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत तो आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना चल रही है। तो कौन, आयुष्मान वय वंदना योजना। इसके तहत इन्होंने क्या किया कि 15,48,000 आयुष्मान कार्ड बनाकर हमारा प्रदेश जो है देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया। ठीक है, याद रख लोगे। इस योजना के अंतर्गत 1,118 शासकीय चिकित्सालय और 720 निजी चिकित्सालय का इसके साथ अनुबंध है। इस योजना के लिए 26-27 में 2,139 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ठीक है, इसको आपको रीड कर लेना है। आगे बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने, तो प्रदेश में 8 जो है नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालयों की स्थापना जो है प्रचलित है। ठीक है, कितने 8 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य क्योंकि आपके मेंस में भी है। तो प्रदेश में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल बजट का प्रावधान कितना है 23,000 कितना 23,747 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रख लोगे। अब मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल का प्रारंभ हो चुका है। कहाँ कहाँ, 2 जगह, एक तो इंदौर है और दूसरा भोपाल है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में जो मेट्रो रेल है इसका संचालन जो है प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया कि जो प्रदूषण हो रहा था उसको कम करने के लिए प्रदूषण मुक्त यातायात का उद्देश्य रखा। तो प्रदूषण मुक्त यातायात के उद्देश्य से पीएम ई बस सेवा की गई यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाली बसें चालू की गई वो।
तो पीएम ई बस चालू की गई, कितनी 972 इलेक्ट्रिक बसों का परिवहन की स्वीकृति दी गई। आगे बात करें तो ये कहाँ-कहाँ चल रही हैं? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और उज्जैन में कितनी 472 ई बसों का संचालन हो रहा है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करें तो जो ग्रीन डेवलपमेंट है, इसको प्रमोशन करने के लिए मध्य प्रदेश ई वाहन नीति 2025 प्रभावशील यानी कि लागू की गई। तो आपकी जो ई व्हीकल पॉलिसी है, वो कब की है? 2025 की है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बात करें, भोपाल में और इंदौर में तो जो मेट्रोपॉलिटन शहर बनने वाले हैं, तो मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जैसे मुंबई है, ऐसे ही इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन होगा यहाँ पे, इसके लिए क्या अधिसूचना जारी कर चुके हैं हम, ठीक है? अब देखिए इसमें देखिए इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025, इसको मेंस में अभी पूछा गया था, ठीक है? थर्ड पेपर में कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025, जहाँ तक मैं सही हूँ, तो इसका 7 नंबर में प्रश्न आया था। अब क्यों पूछा गया? क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में सीधा लिखा हुआ है नगरीय विकास, लिखा है यूनिट 3 में लिखा हुआ है कि ग्रामीण एवं नगरीय विकास, तो नगरीय विकास से संबंधित है, ठीक है? इसलिए तो सुव्यवस्थित नगरीय और हरित विकास की दृष्टि से जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025 है, इसको लागू किया गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पीएम आवास योजना किसके लिए? शहरी के लिए। तो शहरी के क्रियान्वयन में प्रदेश जो है हमारा मध्य प्रदेश है, अग्रणी स्थान रखता है। पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत हम बात करें तो कितने 8,77,000 हमने घरों का निर्माण कर चुके हैं, आवास का निर्माण कर चुके हैं। लक्ष्य रखा है हमने कि अगले 5 सालों में हम कितने 10 लाख नए जो आवास हैं, इनका निर्माण करेंगे, ठीक है? पीएम आवास योजना हो गई। अगली योजना बात करें, फिर है पीएम स्वनिधि योजना। इसके अंतर्गत हमने 1,79,000 जो शहरी पथ विक्रेताएं हैं, इनको 408 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया, ठीक है? तो आपको याद रखना है। आगे बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि द्वारका नगर योजना क्या है? तो जो हमारे नगरीय निकाय हैं, इनमें जो वार्ड स्तर पर है, उस पर अधोसंरचना का जो डेवलपमेंट है, उसको गति देने के लिए तो कौन सी योजना है? द्वारका नगर योजना है। अगले 3 वर्षों में हम कितने 5,000 करोड़ का इसमें निवेश करेंगे, ये हमने टारगेट रखा है, ठीक है? नगरीय क्षेत्रों में आवास हेतु 2,316 करोड़ और नगरीय सड़क जो है उनकी मरम्मत के लिए 349 करोड़। अमृत 2.0 में 3,467 करोड़, ठीक है? उसके बाद नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान के अंतर्गत 2026-27 में 1,057 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, तो इसको आपको सामान्यतः रूप से रीड कर लेना है, ठीक है? आगे बढ़ें, ठीक है? आगे बढ़ें। अब आप सभी लोगों को पता है कि 2028 में हमारा सिंहस्थ पर्व होने वाला है, तो सिंहस्थ महापर्व कब है? 2028 में। यहाँ पर क्या किया कि जो सिंहस्थ का अच्छे से आयोजन हो, इसके लिए कितना 13,851 करोड़ के कार्य जो है स्वीकृत किए गए, जिनमें 1,164 करोड़ यानी कि 1,164 करोड़ जो अनुमानित लागत का जो इंदौर से उज्जैन का जो 6 लेन है, उसका चौड़ा हो रहा है। नॉर्मल बता रहा हूँ, ये इसको याद रखो। उसके बाद 1,370 करोड़ की लागत से इंदौर उज्जैन का जो ग्रीनफील्ड हाईवे है, वहाँ पर 701 करोड़ की अनुमानित लागत का उज्जैन बाईपास है, वहाँ पर 2026 के लिए 3,060 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, ठीक है? आगे बात करें तो नगरीय विकास के लिए इस बजट में कितना 21,561 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, ठीक है? आगे बढ़ें। अब जो मनरेगा योजना थी, उसका नाम चेंज करके हमने वीबीजी रामजी बिल कर दिया। तो इसका नाम क्या हो गया? विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत जो पहले हम 100 दिन का रोजगार देते थे, वह कब अब कितना कर दिया हमने? 125 दिन का कर दिया, ठीक है? आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है, इसका 4th चरण लागू किया चल रहा है वर्तमान में। तो इसमें कितने 1,845 किलोमीटर लंबाई के 867 मार्गों का निर्माण किया गया। पीएम जो जनमन सड़क है, इसके अंतर्गत 879 किलोमीटर लंबाई के मार्ग बनाए, 60 पुलों का निर्माण किया। जो मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना है, इसके अंतर्गत 2,000 किलोमीटर सड़कों की निर्माण किया गया। तो अभी मेंस में पूछा गया है कि मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना का शायद उद्देश्य क्या है? यही पूछा गया था। तो क्या करना था?
सड़कों का निर्माण करना था, ठीक है। 180 क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण का हमने लक्ष्य रखा गया। 2026-27 में 8000 किलोमीटर सड़कों का जो डामर खराब हो जाता है उसका क्या करना है, हमें पुनः ठीक करना है। 600 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन करना है और 89,000 किलोमीटर सड़कों के संधारण का लक्ष्य रखा है, ठीक है। इसके बाद में अभी क्या है कि जब एक क्लास खत्म हो जाएगी तो इसके बाद एक लगभग आधे घंटे की क्लास लाऊंगा, तो उसमें जो बजट के मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बन ही सकते हैं वो लाऊंगा, ठीक है। तो उसको आपको सबसे अच्छे से देखना है। उसके पहले आपको पूरा बजट एक बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, ये याद कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ें। हमने पीएम आवास योजना ग्रामीण शहरी देख ली, अब बात करते हैं हम ग्रामीण की। तो इसके अंतर्गत कितने 7,32,000 आवासों में से हमने टारगेट रखा था 4 लाख आवासों का निर्माण मार्च 2026 तक हमने पूरा कर लिया। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत इसमें 50,000 हमने आवास बनाए। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के अंतर्गत 26-27 में 2 लाख व्यक्तियों के जो शौचालय हैं वो बनाए। 505 सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण कराया, ठीक है। आगे बढ़े फिर। पंचायतों के विकास के लिए सहायता देने के उद्देश्य से हमने 3,736 करोड़ का प्रावधान रखा, ठीक है। पीएम आवास योजना के लिए 6,850 करोड़, विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए कितना 10,428 करोड़, पीएम जनमन योजना आवास के लिए 900 करोड़, पीएम जनमन योजना सड़क के लिए 603 करोड़, पीएम पोषण शक्ति तथा सहायक योजनाओं के लिए 1,884 करोड़, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और सहायक इसके संबंधी योजना है इनके लिए कितना 807 करोड़, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 400 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है। इतने सारे प्रावधान है, इतने सारा बजट एलोकेट किया, याद कैसे करोगे? सिंपल तरीका है, एक पेपर लेना, ठीक है, उसमें आप योजना का नाम लिखना और बजट का नाम लिखना, ठीक है। उसके सामने आप लिख लेना, लिख लोगे तो बार बार देखोगे तो आपको याद रहेगा। तो टोटल जो हमारा पंचायत और ग्रामीण विकास है इसके लिए कितना 26-27 में 40,062 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़े, ग्रीन बजट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश को देश का हरित प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश में क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, हमारा वन आवरण है। तो मध्य प्रदेश में कितना 77,000 वर्ग किलोमीटर का क्या वन आवरण है, जो देश में क्या सबसे ज़्यादा है। तो प्रश्न बने, अगर बनता ही है, कई बार आ चुका है कि देश में सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है, तो कौन है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इंदौर और भोपाल में जो मेट्रो है इनका कार्य चल रहा है, ठीक है। आगे बात करें, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने क्या किया कि मध्य प्रदेश राज्य में जो रजिस्टर्ड होने वाली कोई भी टाइप का आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होना चाहिए, पर मोटरयान जो टैक्स लगता है उसकी पूर्णतः उस सीएनजी वाहनों पर जो 1% की छूट दी गई है, यानी कि इस पे छूट दी है, ठीक है। आगे बढ़े, जो उत्सर्जन मानक है यानी कि जो आपका प्रदूषण करते हैं तो जो उसके लिए उत्सर्जन मानक रखे गए थे, तो उत्सर्जन मानक की जो पुराने वाहन हैं इनका रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैप कराने पर एवं उसी श्रेणी का नवीन वाहन खरीदने पर मोटरयान कर में क्या 50% और अन्य मानकों के वाहन के लिए 25% की छूट दी जा रही है, ठीक है। तो ईवी कल को सरकार यहाँ पर डायरेक्ट प्रमोट कर रही है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखें तो वन विभाग की गतिविधियों के अंतर्गत इस एक वर्ष में 1,11,00,000 दिवसों का सृजन हुआ। 25-26 में लगभग कितने 2 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में वनों के पुनरुत्पादन और पुनर्स्थापना के कार्य प्रगति पर हैं। 26-27 में 2 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र उपचारित किए जाने का लक्ष्य है। इस साल की बात करें तो 5,88,00,000 जो पौधे हैं हमने वो लगाए, ठीक है। पौधे रोपित किए जाने के साथ साथ जो अविरल निर्मल नर्मदा योजना है इसके अंतर्गत 5,223 हेक्टेयर के रोपण की तैयारी है और भूजल संवर्धन कार्य किए गए। छोड़ सकते हो, रीड कर लेना, मेरा काम है एक बार पूरा पढ़ाना, ठीक है, तो वो मैं काम कर रहा हूँ। इस वर्ष 10 हेक्टेयर क्षेत्र में 5,000 चंदन की प्रजाति वृक्षारोपित की गई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभी एग्जाम में आया था, अभी कोई एग्जाम था उसमें आया था कि जो प्रश्न है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाला आया था
तो प्रदेश में कितने अभी वर्तमान में 9 टाइगर रिजर्व हैं। 9वां कौन सा है आपका? माधव राष्ट्रीय उद्यान वाला, माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं। सागर में कौन सा है अभ्यारण्य है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य कहाँ पे है? सागर में है। ये पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? किस जिले में आपको लिखना है? सागर में। इसके बाद बात करें तो जहानगढ़ अभ्यारण्य, तो पूछा जाएगा, इसका नवीन नाम है जहानगढ़ अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो कहाँ पर? श्योपुर में है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करें तो सांस्कृतिक वनों की स्थापना की जाएगी। मैंने आज ही ये टेलीग्राम पर डाला है कि मध्य प्रदेश सरकार का एक पोस्टर था जिसमें लिखा था कि मध्य प्रदेश के उज्जैन, सतना, छतरपुर, भोपाल के अलावा ओरछा, मंदसौर और बुरहानपुर में क्या सांस्कृतिक जो वन है इनकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े। जो वन भूमि है से अतिक्रमण को हटाकर पौधा रोपण का कार्य करेंगे के लिए नवीन योजना कौन सी है? समृद्धि वन, वन वृद्धि से जन समृद्धि, तथा जो निजी भूमि है उस पर पौधारोपण कर काष्ठ की आवश्यकता यानी कि लकड़ी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के माध्यम से आय का साधन बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी योजना प्रस्तावित है, तो उसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें आध्यात्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के वन क्षेत्रों की जो संरक्षण है इसके लिए जनजातीय देवलोक वनों की संरक्षण योजना एक चल रही है, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद वन क्षेत्र में कैंपा निधि, जो कैंपा की निधि आती है, तो कैंपा निधि के माध्यम से 2089 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे और वन एवं पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6191 करोड़ का प्रावधान है, तो इसको आपको रीड रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका पर्यटन सिलेबस में लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान जो पर्यटन नीति है वो कब की है? 2025 की है। और फिल्म पर्यटन नीति कब की है? 2025 की है। इसके बाद जो बता रहा हूँ वो एग्जाम में सीधा छपेगा आपका, कि वो पूछा जाएगा कि देश का वह पहला राज्य कौन सा है जो इको सेंसिटिव जोनल मास्टर प्लान बनाने का कार्य प्रारंभ किया है? तो कौन? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने इको सेंसिटिव जोनल मास्टर प्लान बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। इसको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा अभ्यारण्य नेशनल पार्क रहता है इसके आसपास के जो क्षेत्र रहते हैं उसको डेवलप करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसका विकास करने के लिए जो ये प्लान है वो चलाया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई। इसके अलावा आगे बात करें तो ओमकारेश्वर जो भोजपुर राजस्थान है, सलकरपुर सीहोर है, रायसेन का किला है, जाना पाव है, भेड़ाघाट से 64 योगिनी मंदिर एवं नरबल के किले में रोप वे प्रस्तावित हैं, ठीक है। आगे बात करें धार्मिक और जो सांस्कृतिक पर्यटन है इसका प्रमोशन करने के लिए मध्य प्रदेश में कितने 900 करोड़ से अधिक लागत के कितने 17 सांस्कृतिक एवं धार्मिक लोकों का निर्माण चल रहा है। जैसे महाकाल लोक बना था इसी प्रकार से बहुत जगह काम चल रहा है। अब बात करें सीधा प्रश्न एग्जाम में छपेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि जो ग्वालियर किला है, कौन? ग्वालियर किला और जो भोजपुर मंदिर है सहित मध्य प्रदेश के कितने 15 यूनेस्को विश्व विरासत की अनंतिम सूची में सम्मिलित किए गए, तो सीधा पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़े। फिर है जो खजुराहो है, तो खजुराहो को 50 वैश्विक प्रतिस्पर्धी पर्यटन गंतव्य योजना के अंतर्गत यानी कि जो दुनिया की 50 टॉप लेवल जिनमें प्रतिस्पर्धा चलती चलती रहती है पर्यटन के क्षेत्र में उनमें खजुराहो को इस योजना में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहर के संगम कौन? ओरछा। ओरछा का विकास आइकॉनिक पर्यटन स्थलों का वैश्विक स्तर पर विकास योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, तो ये योजना आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है महेश्वर में देवी अहिल्या लोक को एक विशिष्ट सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। इसी प्रकार जो ग्राम है कीरिया खेड़ी वो कहाँ है? महेश्वर है, तो पूछा जा सकता है कि कीरिया खेड़ी ग्राम को किस रूप में विकसित कर रहे हैं? तो क्या क्राफ्ट हैंडलूम विलेज, तो जो कुक्षी है धार का उसको भी क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो दो चीजें बता दी। एक कौन? एक बता दिया केरिया खेड़ी जो महेश्वर में है, ठीक है, और कोकची जो धार में है, इनका क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के रूप में डेवलप कर रहे हैं हम, ठीक है।
फिर आगे बढ़े तो आपसे अगला प्रश्न पूछ सकता है कि क्या, कि अनुसूचित जनजाति की जीवंतता को अभिव्यक्ति देते हुए आलंकारिक शिल्प सृजन के लिए आदिवर्त जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय खजुराहो में देश की पारंपरिक कलाओं के प्रथम गुरुकुल की स्थापना की गई है। तो यहाँ दो प्रश्न बता रहा हूँ, वो ध्यान से आपको सुनना है। क्या, कि आदिवर्त जनजातीय एवं लोक राज्य कला कहाँ पर है? कहाँ पर है? खजुराहो में, ये याद रखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न बनेगा कि देश की पारंपरिक कलाओं के लिए जो प्रथम गुरुकुल है उसकी स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ पर? खजुराहो में की गई। इसको आपको याद रखना है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जनजातीय दृष्टि से, क्योंकि ये पहली बार किया जा रहा है। तो देश में पहली बार क्या, मध्य प्रदेश को, जो मध्य प्रदेश के 5 घुमंतु और जो विमुक्त समुदाय हैं, तो विमुक्त कितनी है? 21 है। घुमंतु एवं ये कितनी है आपकी? 30 है। तो टोटल मिला के कितनी हो जाती है? 51। ठीक है। तो जो 5 घुमंतु विमुक्त समुदाय हैं, जिनमें पारधी, कुचबंदिया, बंजारा और गाडुलिया, लोहार और बेड़िया। ठीक है। तो गाडुलिया लोहार एक ही है। तो पारधी हो गया, कुचबंदिया हो गया, बंजारा हो गया, गाडुलिया लोहार हो गया, बेड़िया हो गया। तो ये जो विलुप्त होती इनकी बोलियां हैं, इनके शब्द संचय की प्राविधि और टोंकिंग की डिक्शनरी का निर्माण किया जा रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है यूनिट 10 में। बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद 2012 में एक योजना चालू की गई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ठीक है। तो 2025-26 में इसके लिए कितने 9,600 जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको क्या तीर्थ यात्रा कराई। बजट में इसके लिए क्या प्रावधान है? तो बजट में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए कितना 50 करोड़ के बजट का प्रावधान है। ठीक है। आगे बात करें तो वायु मार्ग से यातायात की सुविधा हमको बढ़ानी है। इसके लिए रीवा से खजुराहो, इंदौर, चित्रकूट, भोपाल, नई दिल्ली, दतिया से भोपाल की मध्य उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। ठीक है। इसको आपको रीड कर लेना है। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व के क्षेत्र में 2055 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। इसको आपको रीड कर लेना है। कानून व्यवस्था लोक शांति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ आपको। जो पुलिस विभाग है इसके अंदर कितने 22,500 पद टोटल भरे जाएंगे पुलिस से। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। उसके बाद बता देता हूँ मैं। तो जो आपराधिक न्याय प्रणाली है इसके विभिन्न घटक, जैसे पुलिस हो गई, चाहे न्यायपालिका हो गई, जेल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हो गया, इनके मध्य जो डाटा है वह अच्छे से सर्कुलेट हो सके, एक दूसरे को साझा कर सके। जैसे फिंगरप्रिंट की जरूरत आपकी पुलिस वाले डिपार्टमेंट को पड़ती है, तो इनके मध्य जो डेटा है वो आपस में साझा हो सके, तो इसके लिए एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। ठीक है। तो इसके माध्यम से 14 लाख से अधिक ई समन जो भेजे जाते हैं वो, और वारंट क्या तामील किए गए हैं। ई साक्ष्य ऐप पर 1,39,000 से अधिक ई साक्ष्य की कार्रवाई हुई है। ठीक है। उसके बाद बन सकता है आपको कि जो ई विवेचना ऐप है इसका संबंध किससे है? तो जो अपराध अनुसंधान है इसको त्वरित और प्रभावी बनाने की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। ई विवेचना 25,000 टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं इसके अंतर्गत। जो हमारा आपातकालीन सेवा नंबर है जो पहले 100 डायल था वो अब कौन सा हो गया? 112 हो गई है। अब इसी नंबर पे आप कॉल करोगे तो आपको समस्त सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे एम्बुलेंस की, अगर आग लगी है तो अग्निशमन की, महिला आपदा प्रबंधन की, रेल में मदद, और एक्सीडेंट रिस्पांस सर्विस भी इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है। आगे बात करें तो जो पुलिसकर्मी हैं इनके लिए रहने के लिए आवास बनाए गए। तो पुलिसकर्मियों हेतु अब तक कितने 11,000 नवीन आवास निर्मित हो चुके हैं। प्रशासकीय भवनों के अंतर्गत 254 थाने, 199 चौकी और 24 प्रशासकीय भवन निर्मित किए जा रहे हैं। ठीक है। अब जितनी भी जेलें हैं, मध्य प्रदेश की जितनी जेलें हैं उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध की गई है। 25-26 में 1,000 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो रूम है वह बनाए गए। ठीक है। गरीब बंदी सहायता योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि गरीब बंदी योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है कौन सा? प्रथम स्थान है। ठीक है। हमारा जो मध्य प्रदेश है वह नक्सल समस्या से क्या हो गई? समाप्त हो गया। इसको आपको याद रखना है। ठीक है। कानून व्यवस्था लोक शांति के लिए 26-27 में 14,306 करोड़ का प्रावधान है। नहीं याद रखना है, छोड़ सकते हो आप। ठीक है।
आगे बात करें मिनरल, ये आपका प्रीलिम्स में है तो इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है। तो मध्य प्रदेश देश का चौथा खनिज संपन्न प्रदेश है, पूछा जा सकता है सीधा प्रश्न। इसके बाद जो हमारा हीरा है, हीरा में मध्य प्रदेश को आप जानते हो कि मोनोपोली है, एकाधिकार है। तो जो हीरा की उपलब्धता है उसमें मध्य प्रदेश का देश में कौन एकाधिकार है, यानी कि एकमात्र राज्य है वर्तमान में जहाँ पे हीरा उत्पादित हो रहा है, ठीक है, उत्खनन हो रहा है। अब जो हमारा मध्य प्रदेश है वह खनन सुधार में, नीलामी में, पारदर्शी खनन व्यवस्था के आधार पर भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। तो क्या कि सीधा प्रश्न बनेगा और आपको इंडेक्स से प्रश्न हमेशा बनते हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में कोई एग्जाम था उसमें सीधा ही प्रश्न पूछा है कि मध्य प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में किस स्थान पर था। तो पूछा था कि मध्य प्रदेश किस स्थान पर था, कौन सा, तो स्थान बताना था आपको यहाँ पे, कौन सा, प्रथम स्थान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आप जानते हो कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना है इसको हीरे के लिए जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है कि अगस्त 2025 में जो माइनिंग कॉन्क्लेव हुई थी उससे कितने पैसे मिले, तो कितने, तो अगस्त 2025 में जो आपको देख लेना है, अभी तक मुझे लगता है 2 माइनिंग कॉन्क्लेव हुई है, ठीक है। तो ये अगस्त 2025 वाली शायद कटनी की हो सकती है, तो आपको एक बार चेक कर लेना है। तो अगस्त 2025 में जो स्टेट माइनिंग कॉन्क्लेव हुई थी उसमें कितने 56,414 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, तो इसको आपको ये संख्या याद रखनी है, 56,414 करोड़, ठीक है। इनको आप छोड़ सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक बार रीड करके बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। जो जियो फेंसिंग तकनीक है इससे फसल गिरदावरी से किसानों को फसल क्षति की दशा में राहत लाभ समय पर मिल पाना संभव हुआ, ठीक है। 25-26 में 2,068 करोड़ से अधिक की सहायता मिली। साइबर तहसील के माध्यम से नामांतरण की जो प्रक्रिया है पूरी तरह के क्या पेपरलेस और फेसलेस हो गई है, ठीक है। 6,26,000 से अधिक नामांतरण जो प्रकरण है इनका निराकरण कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ी शासकीय कार्य प्रणाली में नवाचार और सुधार, यानी कि इसको आप सुशासन से जोड़ सकते हो जो आपके प्रीलिम्स में यूनिट 5 में लिखा हुआ है। सुशासन का अर्थ क्या होता है, नागरिक को केंद्र में रखकर, तो नागरिक केंद्रित प्रशासन के माध्यम से पारदर्शिता के साथ साथ लोक सेवाओं की जनता तक पहुंच होना चाहिए, इसे ही हम बोलते हैं क्या, सुशासन, ठीक है। ई कैबिनेट एप्लीकेशन है बनाई गई, इसके माध्यम से क्या मंत्री परिषद की जितनी भी कार्यवाही है वह कितनी पेपरलेस व्यवस्था उसमें हो गई है, ठीक है। जो हमारे सिटीजन हैं मध्य प्रदेश के, इनको एक ही प्लेटफॉर्म पर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए एमपी ई सेवा पोर्टल, तो आप कुछ भी अगर आपको फॉर्म भरना है, अगर आप स्टूडेंट भी हो तो आपको फॉर्म भरना है, तो मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है इनका आप लाभ लेने के लिए एमपी ई सेवा पोर्टल को उपयोग कर सकते हो, जो कि क्या है, एक मोबाइल ऐप है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश के जितने डिपार्टमेंट हैं इनकी 600 से अधिक एकीकृत सेवाएं दी गई हैं। सीएम प्रगति पोर्टल के माध्यम से जो प्रमुख योजना है इनका क्या अनुश्रवण किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, फिर है कि जो सेवानिवृत्त स्वामित्वों के त्वरित निर्धारण के लिए भुगतान, यानी कि पेंशन से संबंधित है, तो पेंशन के जो नियम है इनको सरल और व्यवहारिक बनाया गया। इसके लिए नवीन नियम कब से आया, तो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावशील है, ठीक है। तो इसको नॉर्मल आपको रीड कर लेना है, ठीक है। आगे बात करें, इधर कुछ काम का था नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, फालतू ही लिखा था, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूँ, हाँ ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, अब देख लेना है हमें कर प्रस्ताव, ठीक है। तो जो पिछला बजट था यानी कि 25-26 का, तो पिछले बजट की तरह इस बजट में भी कोई हमने नया टैक्स नहीं लगाया है, ठीक है। तो हो गया। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, कि मध्य प्रदेश में जो जीडीपी है उसमें 2011-12 से 25-26 में प्रचलित भाव पर कितनी 12.73% की वृद्धि परिलक्षित की गई, ठीक है। तो सीधा प्रश्न बनेगा कि मध्य प्रदेश की जीडीपी में 2011-12 से 2025-26 में प्रचलित भाव पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, 12.73 की। 25-26 में जो राज्य की जीडीपी है वो कितनी अनुमान लगाया था हमने, 16,69,750 करोड़, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो पिछले वर्ष 24-25
में कितनी थी 1,67,322। तो वर्तमान में आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है वर्तमान में कितनी है 25-26 में 16,69,750 करोड़ है। ठीक है, याद रख लोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोड़ना मत उसको। इसके बाद बात करें तो 25-26 के जो अनुमान लगाए हमने उसमें कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी के लिए 2,79,233 करोड़, यानी कि इतना हमें पैसा प्राप्त होगा। और कितना हम खर्च करेंगे उसमें से 2,79,226 करोड़, यानी कि लगभग अगर हम देखा जाए तो 4 हो जाएंगे 3 7 करोड़ छोड़ दे तो बाकी हम सब करोड़ खर्च कर देंगे। तो राजस्व अधिक यानी कि हमारे पास कितना पैसा बचेगा राजस्व अधिक अधिक यानी कि प्राप्तियां ज्यादा हुई खर्चे कम हुए तो क्या हमारे पास सरप्लस रहेगा। तो सरप्लस कितना हो जाएगा 7 करोड़। ठीक है, ये हो जाएगा। जो राजकोषीय घाटा है इसका अनुमान कितना लगाया था हमने, राजकोषीय घाटा पुनरीक्षण अनुमान के अनुसार कितना है 74,323 करोड़ है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछता है, संख्या नहीं पूछता है कि मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना है 74,323 करोड़। वो पूछता है कि मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है, तो 4.45% है। ठीक है, जो कैपिटल निवेश है कि विशेष सहायता योजना के अंतर्गत भारत सरकार से हमें कुछ ऋण मिला और अगर देखा जाए तो 21-22 से 24-25 की अवधि में ऋण की जो सीमा राशि राजकोषीय घाटे की निर्धारित सीमा प्रतिशत, सीधी बात है कि एक रेट तय की गई कि 3% से आपका जो है राजकोषीय घाटा वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा रहा। ठीक है, इन राशियों का सकल यानी कि जीडीपी का प्रतिशत कितना 0.81 0.64 है, छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो जो राजकोषीय घाटा है वो 3% की निर्धारित सीमा के अनुरूप है, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सरकार प्रयास करती है। ठीक है, फिर बात करें तो जो 25-26 के बजट अनुमान है इनकी तुलना में 26-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार में कितने 11% की वृद्धि हुई। तो सीधा पूछेगा कि 25-26 मध्य प्रदेश के 25-26 का जो बजट है वह 26-27 की तुलना में मतलब मध्य प्रदेश का जो 26-27 का बजट है वह 25-26 की तुलना में कितना आकार में बढ़ा, तो कितना 11%। ठीक है, 11% बढ़ा। और जीडीपी में कितने 10.69% की वृद्धि हुई। ठीक है, आगे बात करें तो 26-27 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान कितना था 3,08,703 करोड़। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से कितने मिले हमें 1,17,667 करोड़। केंद्रीय जो सेंटर टैक्स देता है हमको टैक्स के रूप में कलेक्ट उसको देता है हमें, जो टैक्स कलेक्ट करता है सेंटर, तो उसमें से हमें पैसे मिलते हैं। तो केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है 1,12,137 करोड़, याद रखना है। कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां 24,394 करोड़। केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के अंतर्गत कितनी 54,504 करोड़। ठीक है, तो इसको रीड कर लेना है आपको। आगे बात करें तो 26-27 के लिए प्रदेश के स्वयं का जो कर राजस्व है और गैर कर राजस्व है वह 25-26 के बजट अनुमान है इसकी तुलना में कितना 17.64 और 0.47% अधिक होने का अनुमान है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बात करें तो जो राजस्व प्राप्ति हमारी 25-26 की थी के अनुमान के अनुसार कितनी 2,79,234 करोड़ है, जिसमें 29,469 करोड़ की वृद्धि के साथ 26-27 में कितना हो गया 3,08,703 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करें तो जो 26-27 में कुल विनियोग की राशि यानी कि कुल बजट है वो कितना 4,38,317 करोड़ है। इसको आपको रीड कर लेना है, अच्छे से याद रखना है। 4,38,317 करोड़ कुल विनियोग बजट है 26-27 में। राजस्व व्यय देखें तो इसमें से कितना 3,08,669 करोड़ करेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में करेंगे 80,266 करोड़। बल्कि सरकार को ज़्यादा करना चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में प्रोसेस रहती है। इसमें सरकार को आगे चल के बहुत फायदा मिलता है, आमदनी बढ़ती है सरकार की। ठीक है, 26-27 के लिए समग्र रूप से बजट अनुमान 1,83,708 करोड़ है, जो क्या एससी और एसटी वर्ग के लिए क्रमशः 26% और एसटी के लिए कितना एससी के लिए कितना 17% की राशि प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़े फिर है 25-26 का जो कुल व्यय है इसका बजट अनुमान कितना है 3,53,889 करोड़ है, जिसमें 35,036 करोड़ की वृद्धि के साथ साथ
26-27 में कितना हो गया है 3,88,925 करोड़, वही घूम रहा है आसपास, अलग अलग पॉइंट बना के लिख रहे हैं, ठीक है। शुद्ध लेन देन की बात करें तो 25-26 के बजट अनुमान के अनुसार 54,20,00,000 का है। 26-27 में कुल प्राप्तियां 3,89,357 करोड़ की हैं। कुल व्यय 3,88,925 करोड़ का है। तो 26-27 में शुद्ध लेन देन कितना 472 करोड़ का अनुमानित है। इनको आपको रीड कर लेना है सिर्फ, ठीक है। आगे बात करें तो जो राजकोषीय घाटों की सामान्य सीमा भी मैं बता चुका हूँ कि 3% होनी चाहिए, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। भारत सरकार द्वारा जो कैपिटल निवेश है इसके लिए राज्यों को सहायता देते हैं 26-27 के लिए कितनी 16,200 करोड़ की दीर्घकालिक ब्याज रहित ऋण योजना के अंतर्गत, यानी कि जिस सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.87% प्राप्त होने का अनुमान है, जो राजकोषीय घाटा सीमा से पृथक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बजट खत्म। इसके बाद मैं एक क्लास लाऊंगा जो उसमें टॉप 10 प्रश्न रख लूंगा, या बहुत सारे प्रश्न। एक सेकंड रुकना। इसके बाद मैं एक क्लास लाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे प्रश्न बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक ही क्लास लाऊंगा, 1 घंटे के लगभग रहेगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।